टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ है वो सब हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल जो है उसमें बताया जा रहा है कि अनिल चौहान जी जो हैं उन्होंने चार्ज ले लिया एज ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। ठीक है, ये फ्राइडे को उन्होंने अज्यूम किया है, आज सैटरडे है, तो CDS का जो पोस्ट है वो इन्होंने अज्यूम कर लिया है। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 9 मंथ से जो था ये पोस्ट वैकेंट पे था, क्योंकि हमारे फर्स्ट CDS जो थे बिपिन रावत, उनका जो है चॉपर क्रैश में डेथ हो गया था दिसंबर 2021 को। तब से किसी को नहीं CDS बनाया गया था, तो अभी जो है वो अनिल चौहान जी को CDS बनाया जा रहा था। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। US जो है वो सैंक्शन कर दिया है इंडिया का एक कंपनी है, पेट्रोकेमिकल कंपनी है, जिसको कि US जो है वो सैंक्शन कर दिया है, क्योंकि वो ईरान से जो है ऑयल को ख़रीद रहा था। तो उसके लिए जो है US इंडियन कंपनी को पे सैंक्शंस लगा दिया। पूरा इंडिया पे नहीं लगाया, इंडिया का एक पार्टिकुलर कंपनी है जिस पे कि ये सैंक्शन लगा दिया है। तो ये कंपनी कौन सा है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो मुंबई का कोई कंपनी है, जिसका मतलब कि तिबालजी करके कुछ नाम है, जिस पे कि सैंक्शन लगा दिया गया है US के द्वारा, जो कि ईरान से कच्चा तेल जो है उसको परचेज करता था और उसके बाद उसको बेच देता था चाइना को। तो ये सब बात जो है वो USA को पता चल गया, तो जिसके कारण USA जो है इस पर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाने का मतलब ये हुआ कि अब USA से जो है कुछ भी अब परचेजिंग वगैरह, मतलब जो भी मतलब USA जो था अब परचेजिंग ईरान से बंद करवा देगा। उसके बाद जो है जितना भी एसेट अमेरिका में वो पूरा सीज हो जाएगा, कुछ भी अलाउड नहीं होगा, सैलरी वगैरह बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब इफ़ेक्ट जो है इसका पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर ईरान से इतना USA को प्रॉब्लम क्यों है। तो क्या हुआ कि USA हो या यूरोपियन यूनियन हो, वो हर पॉसिबल वे करता है ईरान पे सैंक्शन लगाने का। तो जितना भी सैंक्शन होता है वो सब लगा देता है ईरान पे। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक डील हुआ था ईरान के साथ। पूरा डिटेल में अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले जो है ईरान का जो है वो डील हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं P5+1। ठीक है, P5+1 बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सा कंपनी है। तो कौन कौन सा कंट्री है। P5 वो कंट्री है जो परमानेंट है, जैसे कि USA हो गया, UK हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया। और +1 में आ जाता है जर्मनी। तो ये सब जो कंट्री है वो सब मिल करके एक डील की ईरान के साथ। अब वो डील क्या था, तो डील ये था कि उस टाइम पे जब ये हो रहा था, ये डील साइन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो ईरान था वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा था। तो कोई नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ईरान के द्वारा बनाया जाए, क्योंकि हम लोग को पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसके कारण कोई देश नहीं चाहता था कि ये बने। तो जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारा सैंक्शन ईरान पे लग गया, बहुत सारा सैंक्शन लग गया। तो ईरान जो है उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तो वो बाकी सारे देश के साथ बैठ करके बातचीत करना चाह रहा था कि उसका इकोनॉमिक जो है वो बहुत डाउन हो गया। इतना सारा सैंक्शन, सारा कुछ जो कंट्री है वो सब सैंक्शन इस पे लगा दिया, परचेज नहीं होने लगा, इसके देश से बाहर नहीं सामान जाने लगा। तो जिसके कारण इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो जो ये ईरान है उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बराक ओबामा जी जो थे वो प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने P5+1 कंट्री डील किया ईरान के साथ, जिसके तहत उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है इसके साथ, ईरान के साथ जो है सारा सैंक्शन को ख़त्म कर देंगे अगर ईरान जो है वो कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं बनाएगा। तो ऐसा ही हुआ। ईरान जो है वो पूरी तरीके से ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है वो बनाना बंद कर दिया। इसी तरह कंटिन्यू 2015 तक चला, 16-17 पीसफुली चला। फिर क्या हुआ कि US के प्रेसिडेंट जो थे वो बदल करके डोनाल्ड ट्रम्प जी आ गए, और डोनाल्ड ट्रम्प जब आए तो वो जो P5 था उससे निकल गए। अब P5 से US से जब निकल गए तो वापस से सारा सैंक्शन जो था ईरान पे लगा दिए।
और जितना भी मतलब सैंक्शन था वो वापस उस पर लग गया, जिसके कारण ईरान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हम लोग को पता है कि FATF के ब्लैक लिस्ट में भी ईरान जो है वो अभी आता है, तो ये सारा सिनेरियो जो है वो देखने को मिला। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारा कंट्री जो था उससे परचेज करना बंद कर दिया, क्योंकि जिस भी कंट्री पे सैंक्शन लग जाता है अगर उसको तोड़ा जाए तो उस कंट्री पे भी लग जाता है। इसीलिए इंडिया भी जो है वो क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया ईरान से। लेकिन चाइना अभी भी लेता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि चाइना जो है वो उतना डरता नहीं है किसी भी कंट्री से, और USA से तो नहीं डरता इसीलिए क्योंकि USA में उसका कोई कंपनी नहीं है। अगर सैंक्शन वगैरह लगता भी है तो उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ इंडिया का बात करते हैं, जो अभी बेसिकली न्यूज़ में जो है उसका अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ कि पेट्रोकेमिकल एक कंपनी है जो कि ईरान से तेल को परचेज किया, उसके बाद चाइना को बेच दिया। तो ये एक तरह का इनडायरेक्टली डीलिंग किया, जो कि ईरान को मतलब जो कि USA को पता चल गया, और USA चाइना को नहीं बेचना चाहता था, तो जिसके कारण इस पर जो है वो लगा दिया सैंक्शन। अब सैंक्शन लगा देने के कारण बहुत सारा इफ़ेक्ट हुआ। अब इफ़ेक्ट जो है वो हमारे कंपनी को हुआ है। क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है वो हम लोगों ने देख लिया कि इफ़ेक्ट ये हुआ कि अमेरिका में जितना भी हमारा एसेट है वो सबको सीज कर लिया जाएगा। उसके बाद अमेरिका में उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी जा नहीं सकता, वो अलाउंस जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर बैंक अकाउंट जो है उसको भी सीज कर दिया गया है। तो ये सब जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो ये सब जो था वो पूरा डिटेल्स में हम लोगों ने देख लिया कि आखिर एग्जैक्टली बात भी देख लिया और क्या मैटर है वो भी समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसमें जो है AFSPA के बारे में बताया जा रहा है, जिसको कि एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उन्होंने एक्सटेंड किया है इसको AFSPA को। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको कि इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब कि इस पावर को बढ़ा दिया गया है, इस फोर्स को बढ़ा दिया गया है नागालैंड के कुछ पार्टिकुलर एरियाज़ में, पूरे एरिया में नहीं, कुछ पार्टिकुलर एरियाज़ में बढ़ा दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये चीज़ किया गया है। उसके बाद ये जो है इसमें बताया जा रहा है कितने समय के लिए बढ़ाया गया है, तो 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया है। और कौन कौन से एरियाज़ में बढ़ाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश के एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे एरिया भी मेंशन किया हुआ है। तिराप हो गया, चंगलांग हो गया, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद बहुत सारा असम के बॉर्डर के पास जो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी कर दिया गया है, तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द सेक्शन 3 ऑफ AFSPA 1958। 6 मंथ के लिए 1 अक्टूबर से जो है ये स्टार्ट होगा, 6 मंथ तक ये जो है चलेगा। अब जो है ये क्या होता है AFSPA, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, तो ये एक आर्म फोर्स स्पेशल पावर बिल है जो कि पास किया गया है दोनों हाउसेस से, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से, जो कि लोकसभा और राज्यसभा हो गया, दोनों हाउसेस से पास किया गया है। उसके बाद इसको अप्रूव किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा 1958 को। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। उसके बाद ये एक्ट जो है वो फोर्स में आया क्यों, तो ये फोर्स में आया इसीलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए जो है, कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थी। उसके बाद ये जो पावर है वो जो है वो पावर देता है किसको, तो ये पावर जो है आर्म फोर्सेस को पावर देता है, ये जो एक्ट है, ठीक है, ये पावर देता है आर्म फोर्सेस को कि वो मेंटेन कर सके पब्लिक ऑर्डर को। जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, पार्टिकुलर एरिया है, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी एरिया जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान देने के लिए इस एक्ट को वहाँ पे लगा दिया जाता है। उसके बाद कुछ कुछ अथॉरिटी भी, मतलब इस एक्ट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ गैदर हो रहे हैं, जैसे 5 और 5 से ज़्यादा लोग गैदर हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो है इसको रोक सकता है। उसके बाद वार्निंग दे सकता है किसी भी पर्सन को कि, और लॉ के तहत जो है उस पर्सन को वहाँ से हटा भी सकता है। तो ये सब पावर जो है उसके पास दिया गया है। उसके बाद अरेस्ट भी कर सकता है, बिना किसी वारंट का अरेस्ट कर सकता है, ऐसा पावर इस एक्ट के तहत दिया गया है। उसके बाद डिस्टर्ब्ड एरिया कौन कौन सा है, तो डिस्टर्ब्ड एरिया वो ऐसा एरिया है जिसको कि नोटिफाई किया गया है, ठीक है,
अंडर सेक्शन 3 ऑफ AFSPA। AFSPA के अंडर में जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, वैसे एरिया को हम लोग डिस्टर्ब्ड एरिया कहते हैं, जिसपे कि आर्म फोर्सेस का यूज होता है, सिविल पावर का नेसेसिटी होता है, वैसे एरिया को हम लोग बोलते हैं। अभी एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1972 में, और पावर को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था एज ए डिस्टर्ब्ड। ठीक है, पावर जो है उसको पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज ए डिस्टर्ब। तो इस एक्ट को ये भी पावर दे दिया गया था कि जो एरिया है, जो भी एरिया है, अगर वो डिस्टर्ब है तो उसको डिस्टर्ब डिक्लेयर करने का पावर जो है इसको दे दिया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले पावर था, अब स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया गया। उसके बाद जो है एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड हो रहता है हमेशा, ऐसा इसीलिए क्योंकि डिस्प्यूट रहता है बहुत सारे मेंबर्स के बिटवीन रिलीजन्स को लेकर के, रेशियल, लैंग्वेजेस, कास्ट, ये सब चीज़ को लेकर के वहाँ पे जो भी कम्युनिटीज़ है वो सब के बीच में हमेशा विवाद देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर करते हैं थोड़े से पार्ट को या पूरे पार्ट को, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है यूजुअली इन्फोर्स करते हैं इस एक्ट को जब भी नेसेसिटी होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि इसको नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होता है इसके पावर्स वगैरह में, वो भी जो है उसमें बताया गया है। उसके बाद जो भी एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड अगर बता दिया गया है तो डिस्टर्ब्ड एरियाज स्पेशल एक्ट 1976 के तहत जो है वहाँ पर ये एक्ट लागू हो जाता है। करेंटली जो है अभी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे एरियाज़ को यूनियन होम मिनिस्टर ने डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाई कर दिया है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्टिकुलर्स एरियाज़ को जहाँ पर कि बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, जिसको स्टेट हैंडल नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो है वहाँ पे आर्म फोर्स को लगा दिया गया है ताकि उसको हैंडल कर सकें। बहुत सारा और भी ऐसा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पर ये एक्ट को लागू किया गया है। जैसे त्रिपुरा का अगर हम लोग बात करें तो 2015 में था। फिर मेघालय में भी ये एक्ट जो है 27 ईयर तक चल रहा था, लेकिन फिर इसको हटा भी दिया गया। तो बहुत सारे जगह पे जो है हटा भी दिया गया जहाँ पर ज़रूरी नहीं था। अब इसको क्यों इम्पोज किया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे पहली बार? ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिला। ठीक है, तो इसके कारण जो है इसको लगा दिया गया। अब जो है जो भी आर्म मूवमेंट है वो नागालैंड को पूरे तरीके से अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि इस एक्ट को पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा और पूरे इंटायर स्टेट पे जो है इसको इम्पोज कर दिया गया ताकि ये प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। मणिपुर में भी सेम केस हुआ था 1958 में, यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया था। 3 नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट था जैसे कि सेनापति, तमेंगलोंग और उखरूल था, वहाँ पर भी इसको एक्टिव कर दिया गया था। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब इसका नीड क्या है? तो नीड इसीलिए है ताकि मतलब ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है कम्बैट करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है बॉर्डर के पास, जो भी प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए उसके लिए आर्मी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सब कुछ अकेले ऑपरेट नहीं कर सकती है, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है। ये एक एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पेशल पावर रहता है। इसके बाद अब जो है बहुत जगह पे इसको विड्रॉ कर लिया गया है और उसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, तो विड्रॉवल इसीलिए कर दिया गया है कि जैसे जो भी एरिया को डिस्टर्ब बोला गया था उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। वहाँ का सिक्योरिटी सिचुएशन जो है एज ए रिजल्ट बहुत इम्प्रूव हुआ है। ये एक्ट लगाने के कारण बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको तुरंत टैकल कर लिया जाता था। डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से हो गया है, जिसके कारण अब कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। लास्टिंग पूरा पीस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। जहाँ पे इसको हटाया गया वहाँ पे पीस है, इसलिए इसको हटा दिया गया। जैसे एग्जांपल में नागालैंड का हम लोग ले सकते हैं कि नागालैंड में कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर कि फाइनली जो है वो पीस देखने को मिला, तो वहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद जो है हम लोगों ने देख लिया जितना भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो यही था हमारा न्यूज़ कि कुछ एरियाज़ में जो है इस एक्ट को, जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, उसको बढ़ा दिया गया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्टिकुलर्स एरियाज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो एक वेतरान एक्टर है आशा पारेख, जिनको कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्ज़ाम के लिए। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में अगर हम लोग पढ़ ले तो ये कंट्री का हाईएस्ट फिल्म ऑनर
फिल्म ऑनर अवार्ड है, ठीक है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इन द इंडियन सिनेमा के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1969 में, और पहली बार जो है वो देविका रानी को, पहली लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा उनको जो है बोला जाता है, उनको मिला था। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो है उनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था 1913 में। वो जो थे इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे, उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। तो ये जो है ये अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है वैसे लोगों को जो उनका की लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग और पढ़े तो हम लोगों ने देख लिया कि अवार्ड जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड का एक पार्ट माना जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑनर्ड अवार्ड भी इसको कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये अवार्ड जो है वो किसके बाद इस अवार्ड का नाम रखा गया है तो धुंधीराज गोविंद पालखे जो है उनके बाद इस अवार्ड का नाम रखा गया है, ठीक है। पहला फिल्म जो था वो राजा हरिश्चंद्र 1913 जो है इनके द्वारा लाया गया था। उसके बाद ये अवार्ड जो है हाईएस्ट ऑनर इन द इंडियन फिल्म माना जाता है, हम लोगों ने देख लिया। ओवरव्यू जो है हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। पहला ये अवार्ड किसको सबसे पहले मिला था तो देविका रानी को 1969 में मिला था, तो वो हम लोगों ने देख लिया है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था फादर ऑफ इंडियन सिनेमा वो भी हम लोगों ने अभी देख लिया कि कौन है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो जितना भी था वो हम लोगों ने देख लिया इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग जो करेंटली न्यूज़ है उसको पढ़िए, उसके बाद करेंटली न्यूज़ कवर हो जाए तो जो स्टैटिक पार्ट उससे रिलेटेड होता है उसको गूगल करके निकाल लीजिए। अगर आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो सबसे ईजी होता है कि जैसे अगर अभी यहाँ पे पढ़े तो सबसे हाईलाइटेड चीज़ दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, तो इसको क्या करना है कि ये गूगल कर लीजिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, उसके बारे में डिटेल से पढ़ के उसको नोट्स बना के लीजिए अपना और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पीएम जो है हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 फ्रॉम दी गांधीनगर। अब जो है ये उन्होंने कब किया है तो ये अभी जो है वो किया है गांधीनगर गुजरात में है, वहाँ से मुंबई तक ये जाएगा महाराष्ट्र। तो इसको फ्लैग ऑफ किया गया है नरेंद्र सिंह मोदी जी के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी जो हैं उन्होंने इसको गांधीनगर और मुंबई तक जाने वाली जो ट्रेन है गांधीनगर से मुंबई उसको फ्लैग ऑफ किया है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस एग्जैक्टली है क्या, तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है उसका टोटल कॉस्ट अगर हम लोग बात करें तो 115 करोड़ जो है इसमें लगा है, प्रीवियस वर्जन से 15 करोड़ हाईएस्ट है। नया ट्रेन है, इसका मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है इन 129 सेकेंड्स, अराउंड 16 सेकेंड्स फास्टर देन द प्रीवियस वन, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है नीड है तो ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड भी प्रोवाइड करता है। फिर इसका यहाँ पे वेट वगैरह दिया हुआ है जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता है। उसके बाद ये जो है ये बनाया गया है और करेंटली हमारे यहाँ 2 वंदे भारतम ट्रेन जो है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। एक जो है वो न्यू दिल्ली से वाराणसी जाती है और अदर जो है वो न्यू दिल्ली से कातरा जाती है, ठीक है। फर्स्ट वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली से होते हुए वो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट तक जाती है। गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है डेवलप करने का टोटल 400 ऑफ दीज ट्रेन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ये लास्ट आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने ये वाला आर्टिकल छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो आज हम लोग जो है इसको कवर अप कर लेंगे। तो क्या है ये मोस्टली आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। तो ये टेलीकम्युनिकेशन के बारे में दिया हुआ है पूरे डिटेल्स में। तो टेलीकम्युनिकेशन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो क्या क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि सैटरडे को जो है वो बहुत कम एडिटोरियल आता है क्योंकि सैटरडे को जो है 1-2 पेज गायब रहता है। तो जो एक यही इम्पोर्टेंट था तो इसको मैंने उठा लिया और इसको समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीकम्युनिकेशन बिल के रिगार्डिंग जो है ये पूरा दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अभी जो है वो रिसेंटली एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, तो टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट बिल को अपलोड मतलब कि 2022 को रिलीज़ किया गया न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिलीज किए ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 बिल, जिसको वो इसीलिए रिलीज़ किया गया ताकि वो रेगुलेट कर सके OTT को, ओवर द टॉप टेलीकॉम सर्विस, जो कि इंटरनेट बेस्ड होता है। अब OTT क्या है, तो OTT का मतलब हो गया जैसे कि इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी ऐप है, जैसे अमेजॉन हो गया, प्राइम
हॉटस्टार, व्हाट्सएप वगैरह, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये बिल, ये जो ड्राफ्ट है वो नया लाई है। अब ये जो ड्राफ्ट है इसमें हम लोग भी अपना राय दे सकते हैं, ठीक है, एडवाइस दे सकते हैं। तो एडवाइस कैसे दे सकते हैं, तो इसका अपना वेबसाइट है, वहाँ जा कर के अगर हम लोग को कुछ सुझाव देना है तो ईमेल कर सकते हैं 20 अक्टूबर तक। अब उसके बाद ये जो ड्राफ्ट बिल है उसका पर्पज़ यही है कि OTT को रेगुलेट करना है। बहुत सारा प्रोविजंस आया है इसमें, क्या क्या प्रोविजंस आया है उसका अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले देख लेते हैं कि ये ड्राफ्ट बिल जो है ये ऐसा बिल है जो कि मतलब पहले और भी बिल था जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था जो भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह थी टेलीकम्युनिकेशंस का उसको। तो कौन कौन सा पहले था, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 था, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 था, टेलीग्राफ वायर्स एक्ट था 1950। ये सबको मिला करके ड्राफ्ट बिल को बना दिया गया है। अब ये जो है इसका प्रोविज़न यही है कि OTT का जितना भी प्लेटफॉर्म है वो सबको रेगुलेट करेगा। और ये तीनों जो था वो बहुत पुराना हो गया है, तो ये तीनों को मिला करके ड्राफ्ट बिल जो है वो बना दिया गया है। अब जो ये नया बिल आने वाला है, नया जो है ये एक्ट को पास किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इस एक्ट से और भी कुछ कुछ होगा। तो इस एक्ट से क्या होगा कि ये जो है वो तराई का जो है वो पावर को रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसके प्रोविज़न में जो है पहला प्रोविज़न यही है कि ये तराई का पावर जो है उसको कम करेगा। तराई का फुल फॉर्म क्या है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, तो तराई जो है वो जितना भी टेलीकॉम कंपनीज है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। तब तो तराई का जो पावर है उसको कम कर देगा ये। अब OTT प्लेटफॉर्म का अगर हम लोग बात करें तो OTT को रेगुलेट करने का काम करेगा। अभी के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि सब कुछ इंटरनेट बेस्ड हो गया, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग, फेस टाइम, गूगल मीट, एक्सेट्रा जितना भी है वो सब हो गया। तो अभी हम लोग मतलब कि जितना मन होता है उतना मैसेज कर पाते हैं व्हाट्सएप पे, जो कि रेगुलेट किया जाएगा बाद में ड्राफ्ट बिल के द्वारा। अभी जो है व्हाट्सएप पे कॉलिंग वगैरह जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, हम लोग खाली इंटरनेट से मतलब नेट भरते हैं और कॉल वगैरह करते हैं। लेकिन ड्राफ्ट बिल ये जो नया लाया है इसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कॉलिंग मैसेजिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए अलग से चार्ज जो है वो लिया जाएगा। तो ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा इस ड्राफ्ट बिल में बोला जा रहा है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन जो है उसमें आइडिया आ जाता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का अगर हम लोग बात करें, टेलीकॉम कंपनी का, तो उसमें आइडिया आ गया, जियो आ गया, ये सब आ गया। तो सबको लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। बिना लाइसेंस का वो हमारे घर में आके नहीं लगता, तो लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये जो लाइसेंस है वो तराई सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको कि कम कर दिया जाएगा ये ड्राफ्ट जब भी आएगा, ठीक है। ये ड्राफ्ट जब भी मतलब अभी तो आ गया, मतलब ये एक्ट जब पास होगा तो इसको कम कर दिया जाएगा। अब व्हाट्सएप जो है वो कोई लाइसेंस नहीं लेता है, बिना लाइसेंस का हम लोग उस पर कॉलिंग वगैरह करते हैं, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। तो अब क्या होगा कि व्हाट्सएप को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा OTT की तरह, ठीक है। तो इस प्रोविज़न को जो है वो ऐड कर दिया गया है कि व्हाट्सएप को भी जो है अब लाइसेंस रिक्वायर्ड है लेना। इस प्रोविज़न को इस बार ऐड कर दिया गया है। अब और क्या क्या प्रोविज़न ऐड किया गया, तो प्रोविज़न ऑफ रिफंड ऐड कर दिया गया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बोला है कि जो भी फीस वगैरह जो भी है, अगर कोई भी लाइसेंस सरेंडर कर देता है तो उसको पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। अगर पेमेंट देने में प्रॉब्लम्स अगर आने लगा, कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया, अगर पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न बना दिया गया है कि धीरे धीरे जो है वो पैसा को वापस कर सकते हैं जिन्होंने भी लाइसेंस लिया है, जैसे कि शेयर के माध्यम से वापस कर सकते हैं, या धीरे धीरे एक मतलब कि थोड़ा थोड़ा कर करके हर महीने वापस कर सकते हो। तो इस तरीके से बना दिया गया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इन द केस ऑफ सॉल्वेंसी भी एक प्रोविज़न लाया गया कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाता है तो गवर्नमेंट के पास ये राइट होगा कि जो भी स्पेक्ट्रम दिया गया है उसको वापस ले लिया जाएगा उस फर्दर कंपनी से। तो ये सब बना दिया गया है। उसके बाद फिर फंड का अगर हम लोग बात करें तो जो भी ये लोग पैसा लेंगी, ठीक है, जो भी ये OTT प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए अलग से जो भी पैसा, जो भी इनकम होगा वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड में। पहले जो था इसका नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसका नाम चेंज कर दिया गया और अब टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड कर दिया गया। सारा पैसा जो है अब इसमें जाएगा, ठीक है। अब जो है ये एक तरह का एनुअल रेवेन्यू हो जाएगा हमारे जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए, और ये सारा जो है फंड वो सब क्रेडिट हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। वहाँ चला जाएगा सारा पैसा और उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाएगा सारे जितना भी रूरल, रिमोट और अर्बन एरियाज है उसको बूस्ट करने के लिए, वहाँ के कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट में भी उसको लगाया जाएगा और सपोर्ट एक तरीका का प्रोवाइड किया जाएगा नया टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का।
अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री का इंडिया में। तो प्रेजेंट स्टेटस का बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। टोटल सब्सक्राइबर का बात करें तो 1.17 बिलियन है 2022 का। इंडिया का ओवरऑल टेली डेंसिटी 85.11% है। उसके बाद इंडस्ट्री का ग्रोथ का बात करें तो लास्ट फ्यू ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। 3G से 4G आ गया, अब तो 5G भी आ रहा है, तो ये सब ग्रोथ देखने को मिला है। टेलीकॉम सेक्टर जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इन द टर्म ऑफ FDI इन फ्लोज। कंट्रीब्यूशंस का बात करें तो 6.44% ऑफ द टोटल FDI इन फ्लो, और कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली बात करें तो 2.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और इनडायरेक्टली टू 1.8 मिलियन जॉब्स भी ये लोगों को प्रोवाइड करता है। तो हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कितना ज़्यादा इसका योगदान है। उसके बाद बिटवीन 2014 एंड 2021 FDI इनफ्लोज इन द टेलीकॉम सेक्टर रोज बाय 150%, ठीक है, 150% से जो है वो बढ़ गया था। USD डॉलर में बात करें तो 20.72 बिलियन जो है उससे हो करके 8.32 बिलियन ड्यूरिंग 2002 और 2014 से जो है वो बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ कर दिया गया है टेलीकॉम सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट ग्लोबली बनने वाला है 2025 से, विथ अराउंड 1 बिलियन इंस्टॉल्ड डिवाइस। एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू हैव 920 मिलियन यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर बाय 2025, जिसमें कि इंक्लूड होगा 88 मिलियन 5G कनेक्शंस। बहुत सारा इनिशिएटिव लाया गया इसको अच्छे से बूस्ट करने के लिए, इस जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए, जैसे कि PLI स्कीम लाया गया अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जिसको कि लाया गया, फिर टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म्स लाया गया, भारत नेट प्रोजेक्ट को लाया गया। तो ये सब जो है वो इनिशिएटिव लाया गया इसको बूस्ट करने के लिए। तो इस पूरे आर्टिकल में जो है इसी के बारे में दिया गया है कि पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट जो आया है 2022 वो एग्जैक्टली टेलीकॉम बिल है क्या। तो हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में पढ़ लिया कि एग्जैक्टली वो बिल है क्या, और उससे रिलेटेड जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन था वो सब भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आशा है मुझे आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।